सच्चाई पानी में तेल की तरह है। आप इसे कितना भी पानी में मिला दें, यह हमेशा ऊपर तैरती रहती है। नमस्कार। हाल ही में पाकिस्तानी चीनी लड़ाकू विमान JF-17 थंडर को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो किसी भी रक्षा विश्लेषक के लिए सच कहूं तो चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है मानो ये विमान रातों रात दुनिया का स्टार बन गया है। हाँ, वही तो। लीबिया के साथ अरबों डॉलर की डील फाइनल होने की खबर है, और फिर सऊदी अरब, सूडान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई है। पहली नज़र में तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत लगती है। बिल्कुल, सतह पर के ही दिखता है। एक ऐसा विमान जो लगभग 2 दशकों से बाजार में है और जिसे आप सोचिए 2025 से पहले सिर्फ 2 छोटे खरीदार मिले थे, म्यांमार और नाइजीरिया। जी। और वो विमान अचानक से दुनिया का सबसे पसंदीदा फाइटर जेट बन जाए, ये कहानी थोड़ी असाधारण लगती है। लेकिन जब हमने इन खबरों की परतें खोलना शुरू किया, कुछ ऐसे पैटर्न सामने आए जो इस पूरी कहानी पर मतलब गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। क्या JF-17 वाकई एक ग्लोबल बेस्टसेलर बन गया है, या फिर ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया नैरेटिव है? और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक शानदार केस स्टडी है। हाँ, ये समझना कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मीडिया और सूचना का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के तौर पर किया जा सकता है। चलिए इन सुर्खियों के पीछे की कहानी को समझते हैं। बिल्कुल। हमारा काम बस इन सब कड़ियों को जोड़कर देखना है ताकि पता चले कि असल में तस्वीर है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस खबरों की बाढ़ से। ये सब दिसंबर 2025 के बाद अचानक शुरू हुआ। हाँ, अचानक से एक के बाद एक रिपोर्ट्स आने लगी। लीबिया से 16 जेट की डील, सऊदी अरब से बातचीत एडवांस स्टेज में। ये वाकई में एक बहुत बड़ा उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में अचानक ऐसा क्या बदल गया? यही सबसे पहला और जरूरी सवाल है। और जब हमने इन सभी खबरों के स्रोतों को देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूंगा अजीब बात सामने आई। क्या? ये सभी 5 बड़ी कहानियां एक ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट से निकली, रॉयटर्स, और उनमें से 3 को तो एक्सक्लूसिव भी बताया गया। एक ही मीडिया हाउस से सारी खबरें? ये अपने आप में थोड़ा अजीब तो है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन 5 में से 4 रिपोर्ट्स में एक ही पत्रकार का नाम था, साद सईद। और हर रिपोर्ट का आधार थे अत्यधिक उच्च स्तरीय अनाम स्रोत। यहीं से शक गहराने लगता है ना? बिल्कुल, जब एक ही पत्रकार एक ही मीडिया आउटलेट से बार बार अनाम स्रोतों के हवाले से अरबों डॉलर के सौदों की खबर दे, तो ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या ये सामान्य रिपोर्टिंग है या कुछ और। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इन खबरों में दम है, तो इसका कोई तो कारण होगा। शायद मई 2025 में हुआ भारत पाकिस्तान हवाई संघर्ष। हाँ, कई लोग उसकी तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान ने उस समय बड़े दावे किए थे। कहा था कि उसने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जेट गिराए, और बाद में तो ये संख्या 6-7 तक पहुंच गई। हाँ, और उन्होंने ये दावा भी किया कि JF-17 ने भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। अगर ये सच होता तो ये किसी भी फाइटर जेट के लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग होती। दुनिया भर के देश ऐसे विमान को खरीदना चाहेंगे जो दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में से एक को मात दे सकें। लेकिन इन दावों में कई झोल हैं, है ना? पहली बात तो ये कि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और केवल एक राफेल के नुकसान की बात मानी। बिल्कुल। और यहाँ एक और पेंच है। जो भी हवाई जीत का दावा पाकिस्तान ने किया, उसका सेहरा JF-17 के सर नहीं, बल्कि चीन से मिले नए J-10CE फाइटर जेट्स के सर बांधा गया था। अच्छा, ये तो एक बहुत जरूरी बात है। तो अगर J-10CE हीरो था, तो फिर बाजार में धूम JF-17 क्यों मचा रहा है? ये तर्कसंगत नहीं लगता। J-10CE को उस संघर्ष के बाद से एक भी नया निर्यात ऑर्डर नहीं मिला है। और वो S-400 को नष्ट करने वाला दावा, उसे तो भारत ने तस्वीरों के साथ खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आदमपुर बेस पर उसी S-400 सिस्टम के साथ तस्वीरें खिंचवाईं जिसे नष्ट करने का दावा किया गया था। तो सोचिए, क्या दुनिया के देश 10 अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे बस ऐसे विवादित दावों पर कर लेंगे जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है? ये बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर हवाई संघर्ष वाली थ्योरी कमजोर है, तो हमें इन रिपोर्ट्स को ही और ध्यान से देखना होगा। जब मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी तो मुझे सबसे पहली अजीब बात ये लगी कि हर डील की पुष्टि करने वाला कोई अनाम सूत्र है। रक्षा सौदों में ये कितना आम है? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखिए,
गोपनीयता के लिए अनाम सूत्रों का इस्तेमाल होता है, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन जब अरबों डॉलर के सौदे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेना के करीबी या मामले की जानकारी रखने वाले स्रोतों पर टिके हों तो शक होता है। और ये तो सिर्फ पहली परत है। आपने ध्यान दिया कि इन सूत्रों के दावों को मजबूती कौन देता है? हाँ, वो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी। ये तो और भी अजीब है। एक रिटायर्ड एयर मार्शल को ये कैसे पता होगा कि सऊदी अरब के साथ बातचीत किस स्टेज पर है? एग्जैक्टली। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें ये सब संवेदनशील जानकारी कौन दे रहा है? ये ऐसा लगता है जैसे इन गुमनाम दावों को एक चेहरा देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उनका दूसरा पैटर्न है, सेवानिवृत्त अधिकारियों से अस्पष्ट टिप्पणियां लेना, जो कहते हैं कि उन्हें अनौपचारिक रूप से जानकारी दी गई है, लेकिन वे किसी भी विवरण की पुष्टि नहीं कर सकते। अच्छा, तो पहले अनाम सूत्र, फिर रिटायर्ड अधिकारी। लेकिन जब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय जैसे किसी आधिकारिक स्रोत से पूछा गया तो उन्होंने तो डील की बात ही नहीं की। बिल्कुल नहीं की। उन्होंने बस सामान्य सहयोग की बात की। पत्रकार ने इसे डील की तरह कैसे पेश कर दिया? यहीं पर खेल होता है। इसे अस्पष्ट आधिकारिक बयान का पैटर्न कहते हैं, जो कि तीसरा पैटर्न है। इंडोनेशिया के प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में रणनीतिक संवाद और संस्थागत संचार को मजबूत करने पर चर्चा हुई। लड़ाकू विमानों का तो जिक्र तक नहीं। एक शब्द नहीं, लेकिन रिपोर्ट में इसे ऐसे पेश किया गया मानो ये JF-17 सौदे की दिशा में कदम हो। ये तो कमाल की चालाकी है। और जो चौथा पैटर्न है वो तो इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, सेल्फ रेफरेंसिंग लूप। बिल्कुल, ये सबसे चालाकी भरा है, जिसे हम सेल्फ रेफरेंसिंग लूप कह सकते हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, इको चेंबर बनाने जैसा है। इको चेंबर? वो कैसे? सोचिए, मैं एक अफवाह शुरू करता हूं, फिर अपनी दूसरी रिपोर्ट में मैं अपनी ही पहली रिपोर्ट का हवाला देकर कहता हूं, देखिए, जैसा कि पहले भी रिपोर्ट किया गया है, इस विमान की मांग बढ़ रही है। जबकि असल में वो पहली रिपोर्ट भी मेरी ही थी और उसी अनाम सूत्र पर आधारित थी। अरे वाह, मतलब वे अपनी ही रिपोर्ट को सबूत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा इंडोनेशिया वाली रिपोर्ट में सूडान, सऊदी अरब और लिबिया वाली पिछली रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया था, ये दिखाने के लिए कि देखो कितनी मांग है। हाँ, एक अनजान पाठक को लगेगा कि ये खबर कई स्रोतों से प्रमाणित है, जबकि असल में लेखक अपने ही काम का हवाला दे रहा है। ये खुद ही खुद को सही साबित करने का एक चक्रव्यूह है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नैरेटिव बनाता है जहां एक अपुष्ट कहानी दूसरी अपुष्ट कहानी को सही साबित करती जाती है और धीरे धीरे ये एक सच्चाई की तरह लगने लगता है। ये रिपोर्टिंग के पैटर्न तो वाकई हैरान करने वाले हैं। लेकिन इन सब में सबसे ठोस दावा तो लिबिया वाली डील का था, जिसे फाइनल तक बता दिया गया था। क्या उस कहानी में भी यही झोल है? उस कहानी में तो ये पैटर्न और भी साफ नजर आता है। पहली बात, खबर का आधार कौन थे? 4 अनाम पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी। पैटर्न नंबर 1। ठीक है। दूसरी तरफ लीबिया के अधिकारियों ने सिर्फ एक सामान्य रक्षा सौदे की पुष्टि की, JF-17 का नाम तक नहीं लिया। पैटर्न नंबर 3। जी, लेकिन लीबिया वाले मामले में जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है वो है पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक चुप्पी। हाँ, यही इस कहानी का सबसे कमजोर पहलू है। आप सोचिए, एक देश जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसे अरबों डॉलर का निर्यात ऑर्डर मिलता है और उसकी सेना या सरकार की मीडिया विंग ISPR 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक इस पर चुप रहती है। ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी देश अपनी इतनी बड़ी सफलता का ढिंडोरा पीटेगा। बिल्कुल, ये चुप्पी इस दावे को बहुत संदिग्ध बना देती है। और लीबिया पर तो संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध भी लगा हुआ है। ऐसे में ये डील कानूनी रूप से भी बहुत मुश्किल लगती है। बहुत मुश्किल। तो जब आप इन सभी तथ्यों को एक साथ रखते हैं, अनाम स्रोत, आधिकारिक पुष्टि का अभाव और संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध, तो ये फाइनल डील की कहानी ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाती है। एक मिनट, लेकिन अगर ये सब इतना संदिग्ध है तो रॉयटर्स जैसा प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट इसे क्यों रिपोर्ट करेगा? उनकी तो अपनी एक साख है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि एक स्थानीय पत्रकार अपने स्रोतों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हो और उस पर संगठन का पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण ना हो। या फिर कभी-कभी बड़े संगठनों में भी कुछ खबरें बिना पूरी जांच पड़ताल के निकल जाती हैं, खासकर जब वे एक्सक्लूसिव हों। लेकिन जब एक पैटर्न बन जाता है तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या रिपोर्टर सिर्फ कहानी बता रहा है या वो खुद कहानी का हिस्सा बन गया है। तो अगर ये सौदे असल में नहीं हो रहे हैं या कम से कम उतने पक्के नहीं हैं जितना बताया जा रहा है, तो इस पूरी कहानी को गढ़ने के पीछे, इस नैरेटिव को बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से हो सकता है। अच्छा। हाँ,
इन कहानियों के जरिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक रक्षा निर्यात महाशक्ति बनने की कगार पर है, जो उसकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देगा। एक रिपोर्ट में तो यहां तक लिखा है कि सरकार पाकिस्तान के उभरते उद्योग को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखती है। तो ये सिर्फ एक विमान बेचने की कहानी नहीं है, ये उम्मीद बेचने की कहानी है। बिल्कुल। और इन लेखों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान का भी जिक्र है, जो इस पूरी थ्योरी को और मजबूत करता है। हाँ, वो बयान तो मैंने भी पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा कि JF-17 की निर्यात सफलता से पाकिस्तान को 6 महीने में IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने में? हाँ, उन्होंने कहा, हमारे विमानों का परीक्षण हो चुका है और हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आवश्यकता न पड़े। ये बयान सीधे तौर पर रक्षा निर्यात को देश के आर्थिक उद्धार से जोड़ता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक विमान बेचने की कहानी नहीं है, ये एक देश की छवि को बदलने की कोशिश हो सकती है। घरेलू दर्शकों को ये संदेश देना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और IMF को ये दिखाना कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या मीडिया किसी देश के लिए एक रणनीतिक नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है? UPSC के छात्रों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि सूचना युद्ध, जिसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, वो सिर्फ मिसाइलों और टैंकों के बारे में नहीं है। ये नैरेटिव और धारणाओं को नियंत्रित करने के बारे में भी है। बिल्कुल, ये उसका एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। तो आज हमने JF-17 लड़ाकू विमान के इर्द गिर्द बने इस माहौल की परतें खोली हैं। हमने देखा कि कैसे एक ही मीडिया आउटलेट की रिपोर्टों की एक श्रृंखला, जो अनाम स्रोतों, सेवानिवृत्त अधिकारियों की अस्पष्ट टिप्पणियों और सेल्फ रेफरेंसिंग पैटर्न पर आधारित है, ने एक ऐसी सफलता की तस्वीर बनाई है जिस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हाँ, सबसे जरूरी बात, सूचना के इस युग में यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल समाचार न पढ़ें, बल्कि उसके स्रोत, उसकी संरचना और उसके पीछे के संभावित इरादों का भी विश्लेषण करें। और जब एक ही स्रोत लगातार अनाम अंदरूनी सूत्रों के आधार पर एक नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, तो ये सवाल उठता है, पत्रकारिता कहाँ समाप्त होती है और रणनीतिक संचार, या यूं कहें कि प्रोपेगेंडा, कहाँ से शुरू होता है? शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर UPSC के उम्मीदवारों के लिए, इस अंतर को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। UPSC के उम्मीदवारों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। सोचिए, अगर GS पेपर 2 में सवाल आता है कि मीडिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, या गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों में सूचना युद्ध की क्या भूमिका है, तो ये JF-17 का उदाहरण आपके जवाब में कितना वजन डाल सकता है? आज की चर्चा का एक अंतिम विचार ये है, क्या भविष्य में राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एक आम चलन बन जाएगा? और अगर ऐसा है, तो एक पाठक के तौर पर हमारे लिए सच और रणनीतिक नैरेटिव के बीच फर्क करना कितना मुश्किल हो जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस तरह के गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले श्रोताओं, विशेषकर UPSC उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करें, तो हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।